आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सेशन का, वो है, एक लोगों ने पूछा है कि मेरा बच्चा 13 साल का है, ऑटिज्म की डायग्नोसिस है, मुझे रोजाना 1 से 2 घंटे सेंटर पर थेरेपी करवानी है, जितना ज्यादा समय आप मेरे बच्चे को दे सकें दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है जो एक पेरेंट से मुझे मिला है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा बच्चा 3.5 साल का है, उसको ऑटिज्म व एडीएचडी के, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर के मिश्रित लक्षण हैं। अब उसको ऑटिज्म कहेंगे या एडीएचडी? मैं सरकारी नौकरी में हूँ, समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए केवल शनिवार या रविवार या इन दोनों दिन में से किसी एक दिन थेरेपी करवाना चाहता हूँ। क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? दो तरह के क्वेश्चन आए हैं, एक में बच्चा 13 साल का है, एक में बच्चा 3.5 साल का है। 13 साल के बच्चे को वो रोजाना थेरेपी के लिए कह रहे हैं, और 3.5 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि सैटरडे या संडे या दोनों दिन आप थेरेपी कराएं। ठीक है। तो अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। ठीक है ना। थेरेपी शुरू करवाने की सही उम्र क्या है? कब हमें थेरेपी शुरू करानी चाहिए, कब थेरेपी को कम करना चाहिए, कब थेरेपी को बंद करना चाहिए, और थेरेपी क्यों करानी चाहिए? इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दवा से सही हो सकती है चीज, कोई चॉकलेट खाने से, प्रोटीन पाउडर खाने से चीजें सही हो सकती हैं, तो फिर थेरेपी कराने की आवश्यकता क्यों है? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं इस आधार पर दूं कि आपके बच्चे को देखने पर मुझे क्या महसूस हो रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। कुछ बात आप मेरी मान लेंगे, कुछ बात आप मेरी किन्हीं कारणवश नहीं मान पाएंगे, तो ये दोनों ही बातें बेमानी होंगी। ठीक है। हम आज उत्तर को खुद खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको आज ब्रेन डेवलपमेंट की कुछ बेसिक साइंस बताऊंगा, और आप खुद अपने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उसमें पाएंगे। ये समझना और इसका डिसीजन लेना दोनों आज आपके हाथ में रहेगा। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, जब बच्चा हमारा 2 साल का हो जाता है, तब उसका लगभग 80% दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है। 2 साल तक के बच्चे में विजन मतलब आंख का पार्ट, हियरिंग मतलब सुनाई देने वाला पार्ट, और मोटर सिस्टम जैसे कि उठना बैठना, ठीक है ना, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बच्चे में। ठीक है। तो ये इन सब पार्ट से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स हैं, उनका डेवलपमेंट ब्रेन में तेजी से हो रहा होता है, और जब 2 साल पूरा होता है तो 80% ये चीजें पूरी हो जाती हैं। ठीक। अब आता है बच्चा हमारा जब 5 साल का होता है, तो 2 साल से 5 साल के बीच में बच्चे में इमोशनल बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है। बच्चे में अटेंशन डेवलप होता है, बच्चे की वर्किंग मेमोरी डेवलप होती है। ठीक है। और स्पीच, एडवांस लेवल की स्पीच डेवलपमेंट बच्चे में स्टार्ट होता है जब बच्चा हमारा 5 ईयर का होता है। ठीक है। इमिटेशन बच्चा शुरू करता है, आई कांटेक्ट बच्चे में प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। यानी जो हमारा अटेंशन है, वर्किंग मेमोरी वाला पार्ट है, ये सब 2 to 5 इयर्स के बीच में रैपिडली डेवलप होता है। इनके न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बच्चे में डेवलप हो रहे होते हैं। जब बच्चा 5 साल का पूरा हो जाता है तो उसका 90% दिमाग डेवलप हो जाता है। फ्री माइंड केवल 10% बच्चे में बचता है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक। अब जब बच्चा 7 ईयर का हो जाता है, तो उसका 95% दिमाग डेवलप हो जाता है, और 7 ईयर तक होते होते बच्चे में थिंकिंग, सोचने की क्षमता डेवलप होती है, प्लानिंग करने की क्षमता बच्चे में डेवलप होती है, इम्पल्स कंट्रोल, उसको गुस्सा आ रहा है, वो किसी को थप्पड़ ना मार दे तो इसको कंट्रोल करने की क्षमता बच्चे में डेवलप होती है। इसीलिए बहुत छोटे बच्चे मार देते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी सीख रहा है, और ये चीजें 7 ईयर तक बच्चे में फुल्ली कंट्रोल हो जानी चाहिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन बच्चे में डेवलप हो रहे होते हैं, यानी 7 ईयर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का केवल ब्रेन का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होता है, साइज नहीं बढ़ रहा होता है, बल्कि उसके फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो रहे होते हैं, वो स्पेशलाइजेशन की दिशा में बच्चा बढ़ रहा होता है। ठीक है ना। तो किसी भी बच्चे की थिंकिंग, प्लानिंग, इम्पल्स कंट्रोल, इसमें 5 to 7 ईयर की एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। 95% दिमाग बच्चे का बन के तैयार हो जाता है 7 ईयर पर। ठीक है।
अब हम आते हैं प्राइमरी 10 साल पर। 10 साल पर हमारे बच्चे का लगभग 97 या 98% ब्रेन डेवलप हो जाता है। हमारे पास जो फ्री माइंड होता है वो होता है 2% केवल, ठीक है। तो इसमें बच्चे में क्या डेवलप होता है? 7 to 10 ईयर्स के बीच में डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेना, मुझे यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आज मुझे रुकना है, आज मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग, समझ जागृत होती है बच्चे की। इमोशनल कंट्रोल बच्चे में काफी अच्छा आ जाता है। इमोशनल आउटबर्स्ट थोड़े कम होने लगते हैं। तो बिहेवियर के जो न्यूरॉन्स है वो इस समय पीक पर पहुंच चुके होते हैं, और बिहेवियरल डेवलपमेंट बच्चे का पीक पर होता है इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा 2 से 3% दिमाग बचा, वो पूरी उम्र डेवलप होता है, मैक्सिमम 25 साल तक। तो ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम 25 ईयर्स तक होता है। उसके बाद में उसी दिमाग से हमारा पूरा जीवन चलता है। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जानने की जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए, जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं, अब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की कल्पनाएं करिए, ठीक है। 0 से 2 साल के बच्चे हैं, तो अगर नॉर्मल डेवलपमेंट होगा तो उसको बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, देखना प्रॉपर होना चाहिए, ये सब। लेकिन अगर ऑटिज्म का बच्चा है तो वो नॉर्मल के कंपैरिजन में तेज होता है, बट वो इम्बेलेंस्ड होता है। इस वजह से सेंसरी ओवरलोड हो जाता है बच्चे में। ध्वनि से परेशानी होगी, रोशनी से परेशानी होगी, गंध से परेशानी हो सकती है, सबसे अच्छा किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है ना। एडीएसडी के बच्चों में क्या लक्षण आएंगे? इतने छोटे बच्चों में वो चिड़चिड़े होंगे स्वभाव से बहुत ज्यादा, उन्हें नींद जल्दी से नहीं आएगी, बिस्तर में इधर कूदते रहेंगे उधर कूदते रहेंगे, ठीक है ना। दूध पीने खाने पीने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज्यादा, ठीक है। अब जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में जाता है तो उसमें सामाजिक व्यवहार उसका बच्चे का डेवलप होता है, उसकी भाषा डेवलप हो रही होती है, ठीक है ना। उसका ध्यान देना, किसी कोई बोल रहा है तो उसकी बात पे उसको देखना, ये चीज डेवलप हो रही होती है। तो ऑटिज्म में ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। ऑटिज्म के बच्चों में हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे इस ड्यूरेशन में, 2 से 5 साल में? कि बोलने में देरी मिलेगी, ठीक है ना। जबकि नॉर्मल बच्चा आराम से बोल ले रहा है 2 से 5 साल के बीच में। आंखों से हमारा आई कांटेक्ट नहीं करेगा प्रॉपरली, बातों को वो रिपीट करेगा, एक ही बात को बार बार बोलता रहेगा बच्चा। और उसके रूटीन को बदलने में बड़ी दिक्कत होगी। आप स्कूल किसी एक गली से लेकर जाते हैं, आप गली चेंज करेंगे तो वो रिजिड हो जाएगा कि नहीं उसी से चलिए, समझ रहे हैं। आपको उसको लाल पेन पसंद है, आप एक दिन काला पेन दे देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो नहीं चेंज करने देगा। और एडीएसडी के बच्चों में सेम क्या दिक्कत आएगी? बहुत ज्यादा ऊर्जावान होंगे, इतने पावरफुल बच्चे हो जाएंगे वो दिन भर भागते रहेंगे, है ना। जब तक जागे तब तक भागे, ये वाली चीज एडीएसडी के बच्चों में आ जाती है। ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे, कूदते रहेंगे कभी सोफे पर कुर्सी पर, ठीक है। और बातों को बहुत तेजी से भूल जाएंगे। ये 2 से 5 साल के बच्चों में हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट, ऑटिज्म का डेवलपमेंट और एडीएसडी के बच्चों का डेवलपमेंट, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। यही बच्चे जब 5 से 7 साल की उम्र के बीच में जाते हैं तो नॉर्मल बच्चों में पढ़ाई अच्छी हो जाती है, तर्क शक्ति उनकी अच्छी हो जाती है, अपने ऊपर कंट्रोल उनका अच्छा हो जाता है। लेकिन वहीं पर ऑटिज्म के बच्चों में, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं ऑटिज्म के, ठीक है ना। लेकिन कुछ को बहुत ज्यादा तगड़ी थेरेपीज की जरूरत होती है, इंटेंसिव थेरेपी, बिहेवियरल ओटी एटसेट्रा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और वहीं पर एडीएसडी के बच्चों को 5 से 7 साल की उम्र में स्कूल में ध्यान देने में दिक्कत होती है, याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, पीट पीट भी सकते हैं किसी को, या क्लास में बार बार उठ के इधर उधर भाग सकते हैं, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। 7 से 10 साल की अवस्था में हमने पढ़ा कि बच्चे में सोचने की क्षमता डेवलप होती है, बच्चे की याददाश्त, वर्किंग मेमोरी डेवलप होती है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता बच्चे में डेवलप हो जाती है, नॉर्मल बच्चे में। वहीं पर ऑटिज्म के बच्चों में समाज में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, वो दोस्त नहीं बना पाते, बना लेते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते दोस्ती को, ठीक है। और एडीएसडी के बच्चों में क्या होता है, वो फोकस नहीं कर पाते किसी भी एक टॉपिक पर, जंप करते रहेंगे टॉपिक टू टॉपिक। अभी हिंदी उठा ली, फिर मैथ उठा ली, फिर सोशल साइंस, 15 मिनट में 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लानिंग करने में उन्हें दिक्कत होती है, फोकस करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एज पर इन लक्षणों को अपने बच्चों में समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने समझी, ठीक है।
अब एक घर की कल्पना कीजिए, एक नया घर बन रहा है, ठीक है। उस नए घर में हम लोग तारों का जाल बिछाते हैं, बिजली के तार, ठीक है। वो तार जहां जॉइंट होते हैं वहां कहीं पर हम बल्ब लगा देते हैं, कहीं पर ट्यूबलाइट लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पर फैन लगा देते हैं, कहीं पर फ्रिज लगा देते हैं, कहीं पर एसी लगा देते हैं। फिर जब घर पूरा होने जा रहा होता है तो उन सारे तारों पे क्या कर देते हैं, प्लास्टर होना शुरू हो जाता है तेजी से, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई ये वाला एरिया में जो बल्ब लगे हैं या तार लगे हैं ये यूज नहीं हो पाएंगे या इनका कोई यूज नहीं दिख रहा है, तो हम उनको वहां से कट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। तो ये एक नॉर्मल एजम्पशन लीजिए। इसी तरीके से अपने बच्चे के दिमाग को हमें समझना है। बच्चे के दिमाग में जो ये चीज घर के अंदर तार हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। जहां ये न्यूरॉन जॉइंट कर रहे हैं और बल्ब लग रहा है उस जगह उस बल्ब को हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्शन एरिया, ठीक है ना। वहां बल्ब जल गया या टीवी चल गया या फ्रिज लग गया, ठीक है, तो वो हो गया सिनेप्स, ठीक है। तो वो एरिया ब्रेन का जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो एरिया तो बच्चे का डेवलप होता चला जाता है, लेकिन वो सर्किट या वो एरिया जिसको हम यूज नहीं करते हैं वो एरिया वाले जो सिनेप्स होते हैं उनको ब्रेन हटा देता है। जैसे हमने उन तारों को हटा दिया एंड में जिसको कि हमें यूज ही नहीं करना था, जो जबरदस्ती लग गए थे, तो क्योंकि वो लोड बढ़ाते और परेशानी करते, ठीक है। तो उन तारों को यानी ब्रेन से उन न्यूरॉन्स को हटाना सिनेप्टिक प्रूनिंग कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हमने उस एरिया के बल्ब हटा दिए जिस एरिया में हमें लाइट की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही ब्रेन में ब्रेन खुद ये काम कर देता है। जिन एरियाज को बच्चा यूज नहीं करता, टच भी नहीं करता, उन एरियाज के सिनेप्स को, बल्ब को, फ्रिज को, एसी को बच्चा हटा देता है। ब्रेन के अंदर ये जो बल्ब है, एसी है, फ्रिज, ये क्या है, लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इमोशनल बिहेवियर, अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, इनको आप बल्ब समझिए ब्रेन के। ये जहां सिनेप्स बन रहे हैं, जहां न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो एरिया बल्ब है, ठीक है ना। तो वो एरिया लैंग्वेज है, कोई एरिया सोशल कम्युनिकेशन है, कोई एरिया वर्किंग मेमोरी है। तो इस तरीके से जिन एरियाज के सर्किट को बच्चा सबसे ज्यादा यूज करता है वो एरिया जिंदा बचते हैं, बाकी सब एरियाज के सर्किट्स को ब्रेन खुद हटा देता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। सिनेप्टिक प्रूनिंग की प्रोसेस हमारे बच्चों में 2 साल की उम्र पर शुरू हो जाती है और 2 साल से 7 साल तक ये छटाई का काम, प्रूनिंग माने छटाई, ये छटाई का काम बहुत तेजी से होता है। यानी जो सर्किट बच्चे ने नहीं यूज किए वो धड़ धड़ कटते हुए चले जाएंगे, हट जाएंगे। एक्स्ट्रा लोड को ब्रेन खुद हटा देता है। इसीलिए 2 to 7 ईयर के बीच में जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चे को कराई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सिनेप्टिक प्रूनिंग का मतलब जो आपने एरिया यूज ही नहीं किया, ब्रेन का सर्किट बनते हैं ब्रेन में। जैसे हमने थिंकिंग को यूज किया, वर्किंग मेमोरी को यूज किया और कोई फिजिकल लेबर को यूज किया, तो तीनों का एक सर्किट डेवलप हो जाएगा, वो बना रहेगा। लेकिन हमने ये तीनों चीज कराई नहीं बच्चे को तो सर्किट नहीं बनेगा, वो चीज को ब्रेन हटा देगा। समझ गए बात को। तो 2 से 7 साल के बीच में सिनेप्टिक प्रूनिंग की स्पीड सबसे ज्यादा हाई होती है। 7 साल के बाद ये सिनेप्टिक प्रूनिंग की स्पीड कम हो जाती है। 25 साल पे जाकर के सिनेप्टिक प्रूनिंग बंद होती है। समझ गए बात को। ये है नॉर्मल बच्चे की प्रोसेस। वहीं ऑटिज्म के बच्चों में सिनेप्टिक प्रूनिंग की स्पीड कम हो जाती है, यानी बच्चा हमारा जिन एरिया के बल्ब हट जाने चाहिए थे वो भी बल्ब लगे हुए हैं अभी तक, उनको हट जाना चाहिए था। ढेर सारा वजन बच्चे का ब्रेन एक्स्ट्रा लेकर के बच्चा घूमता रहता है, सिनेप्टिक प्रूनिंग स्लो हो गई। तो अब बच्चे में सेंसरी ओवरलोड डेवलप हो जाएगा, वो लाइट से, ठीक है ना, साउंड से, स्मेल से ओवर सेंसिटाइज होगा। क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, वो सब जगह सारे न्यूरॉन्स खींच रहे हैं, कोई लाइट को ज्यादा खींच रहा है, कोई साउंड को ले रहा है, तो हाइपर सेंसिटिव बच्चा होना शुरू हो जाता है या इन चीजों से बच्चे को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सेंसरी ओवरलोड। और यही रिजिड बिहेवियर का भी कारण है। जो रिपीटेटिव एंड रिजिड बिहेवियर है वो भी बच्चों की सिनेप्टिक प्रूनिंग की प्रोसेस के कम होने की वजह से होता है। तो जो कूड़ा हट जाना चाहिए था वो हटा ही नहीं।
ठीक है। वहीं अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो सिनेप्टिक प्रूनिंग है वो समय से पहले हो जाती है। किस एरिया में ज्यादा हो जाएगी, किसी एरिया में थोड़ी कम होगी। बैलेंस गड़बड़ा गया सिनेप्टिक प्रूनिंग का एडीएसडी के बच्चों में, तो जो सिनेप्टिक प्रूनिंग होनी थी, जो कनेक्शन बच्चे के बचे रहने चाहिए थे, वो भी उड़ गए। तो जब वो कनेक्शन उड़ गए समय से पहले, तो बच्चे का अटेंशन पुअर हो गया, ठीक है ना। उसकी खुद पे कंट्रोल करने की क्षमता पुअर हो गई, उसका फोकस पूरा हो गया। और वो सारी एनर्जी किस में लगा रहा है, भागने दौड़ने में बच्चा यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऑटिज्म, एडीएचडी और नॉर्मल बच्चों में मैंने आपको सिनेप्टिक प्रूनिंग बताई, जो कि 2 से 7 साल में बहुत पीक पर होती है। अगर आप इस समय को यूटिलाइज कर लेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन जितने ज्यादा अच्छे डेवलप हो जाएंगे बच्चे के ब्रेन में, वो न्यूरॉन बचा लेगा, ब्रेन नहीं मारेगा उनको। और जो नहीं डेवलप हो पाए, कनेक्शन गलत हो गए, फॉल्टी पड़े रहे, तो ऑटिज्म के बच्चे में वो पड़े रह जाएंगे। और एडीएचडी के बच्चे में जो हटने चाहिए थे, उनकी जगह जो नहीं हटने चाहिए वो चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उसी समय उसमें खुद को बदलने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। जैसे 2 से 7 साल की एज में ब्रेन अपने आप को सबसे ज्यादा बदल पाता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन की प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक है ना, मोल्ड कर लो कैसे भी, उससे कोई भी शेप बना लो, ए भी लिख लो प्लास्टिक से, बी भी लिख लो, उसी से सी लिख लो। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो हाईएस्ट बच्चे में कब होती है, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को 5 स्टार दें, तो जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं उनको हम मानेंगे 5 स्टार, उनकी प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा, यानी उनमें ब्रेन को बदलने की क्षमता, सर्किट को, न्यूरॉन्स को चेंज करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो जो चीज हम 2 साल 3 साल के बच्चों में डालेंगे, वो उनमें लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी, परमानेंट बनी रहेगी लंबे समय तक, क्योंकि प्लास्टिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। वहीं 2 से 5 साल के बच्चों में ये प्लास्टिसिटी 4 स्टार हो जाती है, थोड़ी सी घट जाती है। 5 से 7 साल के बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी 3 स्टार हो जाती है, 5 स्टार के कंपैरिजन में हम चल रहे हैं, थोड़ी और कम हो जाती है। 7 to 10 ईयर में ये प्लास्टिसिटी 3 स्टार पे आ जाती, 2 स्टार पे आ जाती है। और 10 ईयर के बाद में 1 स्टार। तो आपने ये देखा कि 2 साल से 10 साल तक न्यूरोप्लास्टिसिटी बड़ी तेजी से घटती चली जाती है, यानी ब्रेन में खुद को बदलने की क्षमता कम होती चली जाती है। ब्रेन खुद, और हमारी जो थेरेपीज हैं वो क्या करती हैं, ब्रेन की इसी क्षमता का यूटिलाइजेशन करती हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूटिलाइजेशन करती हैं। जितना हम थेरेपीज के थ्रू ब्रेन को बदल लेंगे बच्चे के, यानी नए कनेक्शन डेवलप कर लेंगे बच्चे के ब्रेन में, जितना ज्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओवरलोड मत करिए बच्चे पर, ज्यादा प्रेशर मत डालिए बच्चे पर, ये ठीक है अपने आप में। लेकिन प्रेशर डालना और सही चीज को अधिक मात्रा में कराना दोनों डिफरेंट चीज हैं। जैसे लैंग्वेज सिखानी है, अलग काम करना होगा। स्मेल सिखानी है, ऑडिटरी फंक्शन को हमें बढ़ाना है बच्चे के, टच को बच्चे के हमें कंट्रोल करना है। तो इतने बहुत सारे एरियाज बच्चे में हो जाते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम करने होते हैं, इनसे ओवरलोडेड नहीं फील करना है हमें, क्योंकि हम बच्चे के न्यूरॉन्स को इस समय डेवलप कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, सिनेप्टिक प्रूनिंग, ऑटिज्म में जा रहा है बच्चा तो वो हो नहीं पाएगी, एडीएसडी में जा रहा है तो समय से पहले हो जाएगी। तो आपको समय दिया है, आपको समय ब्रेन ने दिया 2 से 7 साल के बीच में, आप उस पर लगिए बच्चे पर, ठीक है। तो ये जो इम्बेलेंस होने वाले हैं, अगर ऑटिज्म होना है बच्चे को, तो इम्बेलेंस होने वाले हैं, तो इनको हम काफी हद तक ब्रेन की प्लास्टिसिटी का यूज करके अर्ली एज में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फिर भी हमने इस प्लास्टिसिटी का यूज करके काफी हद तक बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, बस यही इस चीज का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपको सिनेप्टिक प्रूनिंग मैंने समझा दी, ठीक है ना। और ब्रेन का डेवलपमेंट की फेजेस मैंने आपको समझा दी कि 2 साल पर क्या है और 5 साल पे। देखिए 2 साल पर 80% ब्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। फ्री माइंड कितना बचा, 20%। जो ब्रेन डेवलप हो जाता है, जो फाइनल हो चुका काम, ठीक है, उसमें बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे ओटी हो, चाहे स्पीच हो, उसके काम करने की क्षमता थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ 2 साल के बच्चे में हमें 20% दिमाग ऐसा मिलता है जो फ्री माइंड है, हम उस पे बच्चे के वर्क कर सकते हैं। थेरेपीज उस फ्री माइंड पे ज्यादा वर्क करती है।
थेरेपी करती तो दोनों माइंड पे वर्क है, जो बन चुका है और जो बन रहा है, लेकिन बेसिकली वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं जो ब्रेन डेवलप हो रहा है। अंडर डेवलपमेंट, अंडर प्रोसेस जो ब्रेन है उस पर थेरेपी सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो 2 साल पे हमें अंडर प्रोसेस ब्रेन कितना परसेंटेज मिला? 20%। 5 साल पर हमें अंडर प्रोसेस ब्रेन कितने परसेंटेज मिला? लगभग 15%। 7 साल पर हमें लगभग 5 से 10% के बीच में हमें मिला, और 10 साल पर जहाँ 97% ब्रेन डेवलप हुआ है, वहां हमें 3% बच्चा का ब्रेन फ्री माइंड मिला। यानी आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास फ्री माइंड बहुत कम है। तो थेरेपीज काम तो करेंगी 10 ईयर्स के बाद, लेकिन अब उस स्पीड से नहीं करेंगी जिस स्पीड से 2 साल के बच्चे में करेंगी। तो 10 साल के बाद अगर आप थेरेपी कराते हैं तो बच्चे पर अब 2% फ्री माइंड बचा है, बाकी तो डेवलप हो चुका है बच्चे का। तो एग्रेसिव बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटर बेस्ड पर भी, होम बेस्ड पर भी, ठीक है ना, और बहुत लंबा समय देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि थेरेपी जितनी अर्ली हो स्टार्ट करनी चाहिए। केवल सिम्टम्स के आधार पर ही हम लोग थेरेपी को इसीलिए शुरू करा देते हैं। एक चीज मैं आपकी और क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, ऑटिज्म की डायग्नोसिस किसी बच्चे को बोल देना या एडीएसडी की डायग्नोसिस किसी बच्चे के लिए बोल देना, ये कोई आसान चीज नहीं है। हम किसी भी बच्चे को ऑटिज्म का बच्चा 4 साल की उम्र से पहले बोल ही नहीं सकते, ये ठीक है ना। और हम किसी भी बच्चे को 8 साल की उम्र से पहले एडीएचडी का बच्चा नहीं बोल सकते। तो ये मिनिमम एज डिसाइड की गई है। हम इनके सिम्टम्स को तो जान सकते हैं, हम इन बच्चों का इससे कम उम्र पर असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो सिम्टम्स को जान लेना असेसमेंट के थ्रू क्या कहता है कि इन बच्चों को ऑटिज्म या एडीएचडी का बोल दिया जाए? नहीं। उसके लिए मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होनी ही पड़ेगी। एएसडी के लिए 4 साल से ऊपर बच्चा को होना ही होगा, तभी हम बोलेंगे ऑटिज्म का बच्चा है। तो फायदा क्या है? हमने अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया कि बच्चे के अंदर ये बीमारी के या ये इस डिसऑर्डर के लक्षण आ रहे हैं, तो हम तुरंत इमीडिएट थेरेपी स्टार्ट कराएं। जहां मेडिसिन की जरूरत है, हम मेडिसिन को भी साथ में ऐड करें, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि थेरेपी जो है वो फ्री माइंड में होती है, और उस पर तेजी से काम करती है, और बन चुके दिमाग पर वो थोड़ा धीमे काम करती है, ठीक है। और थेरेपी का बेस्ट टाइम क्या निकल कर आया? 2 से 7 साल की उम्र, जब प्लास्टिसिटी ब्रेन की बहुत अच्छी है। 7 से 10 साल के बीच भी वर्क करेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। और 10 साल के बाद थेरेपी थोड़ी कम प्रभावी हो जाती है। क्यों प्रभावी? क्या कि समय ज्यादा लेगी। उसका साइंटिफिक रीजन आप समझ चुके हैं, ये थेरेपी की कमी नहीं है। ये ब्रेन ही हमारा 97% डेवलप हो गया, फ्री माइंड 3% है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन सा समय थेरेपी के लिए बेस्ट है। जो पेरेंट्स पूछते हैं कि सर अभी थेरेपी कराएं कि अभी रुक जाएं, दादाजी बोले हैं, तुम्हारे पापा भी ऐसे, तो अभी रुके जाते हैं 2 साल और हो सकता है आवाज अपने आप आ जाए। तो ये चीज आपको खुद डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर खुद आवाज आ गई तो आपको ये सोचना है कि ये लेट क्यों हुई थी, क्या कारण थे कि लेट होगी, क्योंकि वो नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। आपका बच्चा 5 साल तक वर्ड, सेंटेंस, पोइम नहीं यूज कर पाता, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। इस बात को समझिए, इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसको सही समय पर आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना जरूरी है। ये नॉर्मल वेरिएशन नहीं है कि बच्चा हमारा 10 महीने पे चल लेना चाहिए था, कोई बात नहीं 12 महीने पे चलने लगा, हम मान लेंगे कि बच्चा 10 महीने पे खड़े होकर चलना चाहिए था, 2 महीने लेट हो गया, चल जाएगा, वो नॉर्मल वेरिएशन के अंदर आएगा। लेकिन ये चीज नॉर्मल वेरिएशन के अंदर नहीं आएगी कि बच्चा पहली बार 2 वर्ड्स का यूज जो है 5 ईयर की एज के बाद करे, ठीक है। वो आई कांटेक्ट बिल्कुल ना करे, वो सोशलाइजेशन करे ही नहीं। तो ये चीज नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर नहीं है। इसके लिए वेट अगर आप कर रहे हैं तो भगवान ने जो समय आपको सुधार का दिया है, आप सिर्फ उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि थेरेपी कितने समय कराएं। तो थेरेपी एक्चुअली एक लर्निंग प्रोसेस है। थेरेपी 3 तरीके की होती है, पहली है सेंटर बेस, दूसरी है होम बेस, और तीसरी है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या आ जाता है? जैसे स्कूल आ जाता है, मॉल आ जाता है, सब्जी मंडी आप ले गए बच्चे को, वो आ जाता है, कैफेटेरिया ले गए, वो आ जाता है, गार्डन आ जाता है, ठीक है ना। तो
तीन तरीके की थेरेपी है, पहली सेंटर बेस्ड, फिर होम बेस्ड, फिर एनवायरमेंटल बेस्ड। तो अब आंसर क्या है इस चीज का? देखिए, 2 से 7 साल की एज तक ना तो पेरेंट्स जानते हैं कि उन्हें थेरेपी में कराना क्या है। यूट्यूब पर 4 वीडियो देखकर 4 एक्टिविटी करा लेना थेरेपी नहीं होता है भाई। इस चीज को समझिए आप। वो 10 एक्टिविटीज से बच्चे का नुकसान भी हो सकता है फायदे की जगह, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में जो डिफरेंट, सारे ऑटिज्म के बच्चे सेम नहीं है। किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज कम है, किसी का माल फंक्शन अलग तरीके का है, दूसरे का अलग तरीके का है। तो स्पेशलाइज्ड है थेरेपीज। रैंडम नहीं है कि सब लोग उठा कर ये 20 एक्सरसाइज करिए तो बच्चा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या है इस चीज का? 2 से 7 साल तक जब पेरेंट्स भी कुछ नहीं जानते और बच्चा भी कुछ नहीं जानता, तो सिर्फ सेंटर बेस्ड थेरेपी पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही चाहिए। फिर उस सेंटर बेस्ड थेरेपी को आप घर पर आके करिए। उसी थेरेपी को फिर आप मॉल में, रेलवे स्टेशन पर इन्वायरमेंटल थेरेपी में कन्वर्ट कर दीजिए। जितना आप सेंटर बेस्ड थेरेपी से बढ़ते चले जाएंगे होम बेस्ड और इन्वायरमेंटल की तरफ, सीख कर, बाईपास करके नहीं। तो जो लोग पेरेंट्स कहते हैं ना कि सेंटर पर जाएंगे तो फिर वो आपको लंबा 3 साल का प्रोसेस बता देंगे। तो अब मैं ये फाइनल आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। ब्रेन डेवलपमेंट की मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है। आपको खुद समझना है कि आपका बच्चा, आप बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एजेस को वेस्ट कर रहे हैं अपनी सोच से, या साइंटिफिक प्रोसेस का बेनिफिट उठा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, ये कोई सेंटर वाला आपको गाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप सेंटर बेस्ड थेरेपी सीखते जाएंगे, वैसे ही आप होम बेस्ड और इन्वायरमेंटल में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जितना आप होम बेस्ड और इन्वायरमेंटल को बढ़ाते चले जाएंगे बाद में, उतना सेंटर बेस्ड थेरेपी कम हो जाएगी। पहले डेली थेरेपी, फिर वीक में 5 दिन, फिर वीक में 3 दिन, फिर वीक में 2 दिन, फिर महीने में 5 दिन। इस तरह से सेंटर बेस्ड थेरेपी को ग्रेजुअली कम किया जाता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है इसका, ये एक तरीका है। जो चीज हमने सीखी ही नहीं उसको हम घर पे करा क्या लेंगे? 10 एक्सरसाइज ये कर लो, 20 वो कर लो, कुछ नहीं होना। क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होना सिवाय टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि सब कुछ एक सिलेबस के तहत है। समझ रहे हैं ना? 10th की बुक पढ़नी है तो 9th की बुक पहले आनी चाहिए। ये नहीं है कि 10th की बुक को सीधे उठा के आप सॉल्व कर देंगे, और 8वीं 7वीं 8वीं का आपको एबीसीडी भी नहीं आता और 10th के आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। होता यही है कि आपको 7th 8th जब अच्छे से आते हैं, तब आप 9th 10th में कुछ कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही थेरेपी है। जब आप सेंटर बेस्ड थेरेपी से कुछ सीख पाते हैं, तभी आप घर, होम बेस्ड थेरेपी और इन्वायरमेंटल थेरेपीज में उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टेक्निक्स को सही ढंग से यूज कर पाते हैं। अदरवाइज आप रैंडम थेरेपी करते हैं, और रैंडम थेरेपी से किसी ने आज तक रिजल्ट नहीं पाया है। क्लियर हो गई बात? नहीं। ठीक है। तो पहली चीज, क्या कोई फिक्स आंसर है इस प्रश्न का? तो नहीं है, कोई भी फिक्स आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है कि कब तक करानी है। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। कब तक थेरेपी करानी है इसका कोई फिक्स आंसर नहीं दे सकता। बस आपको ये समझना है कि सेंटर बेस्ड थेरेपी एटलीस्ट 7 ईयर तक अगर आप कंटिन्यू कर सकें तो करिए। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट की यही पीक एज है, यही पीक एज है जिसमें आप मैक्सिमम थेरेपी से बेनिफिट ले लेंगे। तो आपकी मेडिसिन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, थेरेपीज पर भी, सेंटर बेस्ड थेरेपीज पर भी आपकी डिपेंडेंस कम होती जाएगी। क्लियर हो गई? तो एक पेरेंट्स थे जो कह रहे थे कि 3.5 साल पे वो एक दिन थेरेपी कराना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। तो आपको आंसर खुद से मिल गया है, मुझे इसका आंसर करने की जरूरत नहीं है। एक पेरेंट्स है जो कह रहे थे कि हमारा बच्चा 13 साल का है और हम डेली थेरेपी कराना चाहते हैं, और हम सेंटर बेस्ड का थेरेपी कराना चाहते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत आई हैं इस समय। वो चाहते हैं कि बस 6 महीने में बच्चा 13 साल का हमारा ठीक हो जाए। नहीं होना। 13 साल पे अगर आप फर्स्ट टाइम थेरेपी शुरू करा रहे हैं और सोचें कि 6 महीने में बच्चा एकदम सुधार कर जाएगा, तो ये चीज नहीं होनी। ठीक है ना? वैसे भी ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इनमें ठीक होना वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इनमें कहा जाता है सुधार होना। ठीक है। डिजीज ठीक होती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सुधार करते हैं। ठीक है। तो इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट सीधे आंसर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आया है कि कब शुरू करें थेरेपी? तो 1.5 से 2 साल की उम्र में मैक्सिमम थेरेपीज स्टार्ट कर दी जाती हैं। आइडेंटिफाई हम 1.5 साल पे बच्चे को कर लेते हैं, चाहे वो ऑटिज्म के लक्षण से हो, चाहे एडीएचडी या मिक्स। ठीक है ना? कब बंद करें? तो अब बंद नहीं करना है।
थेरेपी, सेंटर बेस्ड थेरेपी को कम करना है, सीखते जाना है, कम करते जाना है, होम बेस्ड और एनवायरमेंटल थेरेपी में उसको कन्वर्ट करते जाना है। तो जो पेरेंट्स ये सोच कर थेरेपी ज्वाइन करते हैं कि हम बच्चे को साल 2 साल तो है नहीं थेरेपी सर, कराएंगे और वहाँ पे क्या और कराएंगे। इसके बाद हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो उनको यहाँ पे क्लियर कट इस चीज को समझ लेना है कि थेरेपी, सर बस बिहेवियर हमारे थेरेपी, स्पीच देखिए थेरेपी, ऑक्यूपेशनल सर थेरेपी, इसके कुछ पोर्शंस को आपको हमेशा यूज करते रहना होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है, कोई भी पद्धति ऐसी नहीं बनी है, कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं बनी है जो हम सिंगुलरली लगा दें, अकेले लगा दें और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चे में रखनी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें बच्चों में नहीं रखनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर केवल स्कूल भेज दिया जाए, कुछ पेरेंट्स आते हैं कहते हैं बस स्कूल भेज देंगे सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो सारी चीजें बंद भी कर देते हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिन पेरेंट्स को भी आप ये कहते सुनेंगे कि हमने स्कूल भेजा और हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, तो यकीन मानिए आपके बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी था ही नहीं, केवल सिम्टम्स थे जो कभी थोड़े हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑटिज्म की डायग्नोसिस नहीं हो सकती। अगर मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म और आप कहें कि केवल स्कूल गए और ठीक हो गया, ये असंभव है। वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, ऑटिज्म जैसे सिम्टम हो सकते हैं जो थोड़े बहुत कम हो जाएं। ठीक है ना, हम सभी में, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हैं, हम सभी में ऑटिज्म और एडीएचडी के कुछ ना कुछ हल्के फुल्के लक्षण जीवन की किसी ना किसी अवस्था पे होते हैं, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होते हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है, इस चीज को समझना है। केवल स्कूल भर भेजने से या केवल किसी एक एक्टिविटी को कर देने से पूरी तरह से ठीक होने वाले दावे 100% झूठे होते हैं। उसमें या तो डायग्नोस्टिक डिलेमा है या तो डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, पहली चीज। वर्चुअल ऑटिज्म है दूसरी चीज। ठीक है ना, इन दो के चांसेस, या बहुत हल्के फुल्के सिम्टम आए थे और घबरा आप कई गुना ज्यादा गए, ये तीन ही चीजें होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म हो या ऑटिज्म के लक्षण हो, अब इस चीज को भी, बहुत अंतिम बात मैं आपको, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साउंड अपना ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। कुछ लोगों का माइक ऑन है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक को तुरंत ऑफ करिए। ऑटिज्म हो बच्चे को या ऑटिज्म के लक्षण हो, दोनों ही परिस्थिति में थेरेपी ही एकमात्र प्रूवन और साइंटिफिक तरीका है, इस चीज को समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं जी थोड़े बहुत लक्षण हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तो ऑटिज्म की डायग्नोसिस बन चुकी है। चाहे थोड़े बहुत लक्षण हो, चाहे ऑटिज्म प्रूवन हो, मतलब डायग्नोस हो चुका हो, दोनों स्थिति में थेरेपी ही एकमात्र प्रूवन तरीका है, साइंटिफिक मैनर है, जिससे हम दोनों बच्चों को कवर अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनमें ऑटिज्म के लक्षण हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ दें, जैसे अक्सर ये गलती हो जाती है, तो ये नहीं कर सकते, आपको उनको भी थेरेपी देनी होगी। ठीक है, तो बच्चों का चाहे स्पीच का एरिया हो, लैंग्वेज का एरिया हो, सोशल कम्युनिकेशन का एरिया हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का एरिया हो, चाहे बिहेवियर को सुधारने का एरिया हो, इन सब एरियाज में थेरेपी वर्क करती है। बस वो समय से शुरू की गई हो, सही पद्धति से शुरू की गई हो, और उसमें भरसक सेंटर पर भी और घर पर भी भरपूर प्रयास किया गया हो। ठीक है, और अब हम एक अंतिम सेंटेंस, अंतिम चीज की तरफ चल रहे हैं जिसमें भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। टीवी और मोबाइल बंद करने से सुधार हो जाता है। जब से हमने टीवी बंद किया है, जब से हमने मोबाइल बंद किया, बच्चा हमारा पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये फिर वही चीज आ जाती है कि देखिए स्क्रीन टाइम तो आपको कम करना है, नॉर्मल बच्चे का भी कम करना है। ठीक है, और ऑटिज्म की डायग्नोसिस बन गई है तब भी कम करना है, एडीएचडी की डायग्नोसिस है, स्क्रीन टाइम तो हमें हर बच्चे में कम करना है, मिनिमाइज करना है, 5 ईयर तक तो कोशिश करना है कि ना के बराबर ही रहे। ठीक है, पर इतना कर देने से सारे पैरामीटर जो अभी हमने डिस्कस किए, अगर ऑटिज्म की डायग्नोसिस बनी हुई है बच्चे की, आप टीवी और मोबाइल बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, तब भी सारे फील्ड में
पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाना संभव नहीं है। वो जो आपको सुधार दिख रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? 5 साल का बच्चा पापा पानी दो केवल बोलने लगा और कुछ डेवलप नहीं हुआ 6 साल की उम्र पर आकर, तो उसको ऊंट के मुंह में जीरा कहेंगे। ये प्रशंसा करने योग्य चीज तो है कि बच्चे ने सुधार किया टीवी मोबाइल बंद करने से, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये सोच देना कि इस आधार पर आप थेरेपीज को और मेडिसिन को अवॉइड कर देंगे, बिना उनके काम चल जाएगा, ये भ्रांति बच्चे के आगे के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और मैंने ऐसे केस काफी ज्यादा देखे हैं पर्सनल अनुभव में, जिन्होंने सिर्फ ये सोचा कि टीवी और मोबाइल से ऑटिज्म हुआ है तो ये बंद कर दिए, और वो बच्चा 4 लाइन बोलना शुरू हो गया और वो संतुष्ट हो गए, और बाकी सारे फोकस, अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लैंग्वेज के एडवांस पैरामीटर्स, समझ रहे हैं ना, सोशल कम्युनिकेशन की स्किल्स, प्रॉब्लम बिहेवियर्स वहीं के वहीं बने हुए हैं। आप सिर्फ 2 लाइन बोलने की वजह से बच्चे के खुश हो गए, लेकिन यहाँ तो 18 से 20 सेगमेंट हैं बच्चे के, उन सब में सुधार हमको देखना होता है, उन सब में सुधार लाना होता है। तो सब जगह केवल टीवी मोबाइल बंद करने से सुधार आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को ऑटिज्म था या वर्चुअल ऑटिज्म था। ठीक है, तो हमने आज ये चीज समझने की कोशिश की। ठीक है, और अब हम अगली मीटिंग में आगे की चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।